देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। सीबीआई ने हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस की जांच शुरू कर दी है। कल जांच एजेंसी की एक टीम हाथरस पहुंची और चंदपा थाने की पुलिस से केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज हासिल किए। आज सीबीआई टीम के कुछ और लोग हाथरस पहुंचेंगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर जा सकते हैं। कल ही सीबीआई ने इस मामले में अलग अलग धाराओं के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हत्या की कोशिश, गैंगरेप, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस मामले की जांच सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट कर रही है। हाथरस की पीड़िता का परिवार आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश होगा। परिवार के 5 लोग भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हुए। पीड़िता के परिवार का आज हाईकोर्ट में बयान दर्ज किया जाना है। यूपी के झांसी में नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। उसने इस मामले में केस दर्ज करवाया है। नाबालिग का कहना है कि दर्जन भर लोग उसे जबरदस्ती ले गए और उसका वीडियो बनाया और पैसे लिए। वहीं एक लड़के ने बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में साधु की हत्या का मामला अभी गर्म था कि यूपी के गोंडा जिले में राम जानकी मंदिर के महंत को गोली मार दी गई। जख्मी पुजारी लखनऊ में भर्ती हैं। पीड़ित महंत का आरोप है कि माफिया मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस जातिवाद में उसे पनाह दे रही है। करीब 2:30 बजे रात बदमाश राम जानकी मंदिर पहुंचे और पुजारी को गोली मारकर फरार हो गए। उनकी सुरक्षा में लगे होमगार्ड सोते रह गए। पुजारी और महंत का कहना है कि एक माफिया जिसके ऊपर 35 आपराधिक मुकदमे हैं, वह मंदिर की 150 बीघा जमीन कब्जा करना चाहता है और पुलिस उससे मिली हुई है। जो भी हो रहा है प्रशासन के सह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उस माफिया के अंडर में काम कर रहा है। हमारी बात भी हुई थी, वो भी मैं रिकॉर्डिंग साझा करूँगा। पुलिस का कहना है कि उसने फौरन मुकदमा लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। मंदिर के महंत का आरोप है कि पहले भी उनके ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन जिस माफिया से विवाद है उसने उनकी सिक्योरिटी तक हटवा दी है। वो इतना पावरफुल है। हर टॉप 10 अपराधियों पे कार्रवाई की गई, लेकिन अमर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण है कि अमर सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? और जैसे ही वो छूट के आया तो कुछ राजनीतिक दबाव बस हमारी सुरक्षा को उसने हटवा दिया। पुजारी पर हमले पर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने जिलेवार एक नक्शा जारी कर अगस्त 2018 से अब तक 20 साधुओं की हत्या का आरोप लगाया है और विपक्षी दल भी इस पे सरकार को घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश के मुखिया संत अपने आप को कहते हैं, और उनके रहते उत्तर प्रदेश में लगातार साधुओं की हत्याएं हो रही हैं। फिर गोंडा में जिस तरीके से साधु पर हमला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में एक सिलसिला जारी हो गया है कि एक जात विशेष के लोगों पर हत्या करना, उनकी जमीन कब्जा करना, उनको बेइज्जत करना, एक जात विशेष के लोगों का तांडव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक मंदिर की जमीन पे कब्जा जो है अपने आप में बहुत बड़ा आपराधिक काम है, लेकिन महंत जो जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सच है तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे संस्थाओं और सरकार में बैठे हुए एक जाति के लोगों से दूसरे जाति के लोगों का विश्वास टूटता है और समाज में विभाजन पैदा होता है। गोंडा में अनुराग के साथ, लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया। बिहार के बक्सर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए हैवानों ने महिला के 6 साल के बच्चे को भी मार डाला। दरअसल महिला अपने बेटे के साथ बैंक जा रही थी, तभी गांव के ही 2 लोगों ने उसे अगवा कर लिया। इन 2 लोगों के साथ दूसरे 5 आरोपियों ने भी महिला के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सबूत मिटाने के लिए महिला की साड़ी में ही बांधकर महिला और उसके बच्चे को नहर में फेंक दिया। नहर में डूबने से बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला को अचेत अवस्था में पुलिस ने
बचा लिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर 2 अज्ञात और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में पीड़िता को ले जाके मेडिकल कराया जा रहा है। 164 का बयान कराया जाएगा। FIR दर्ज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, 2 नामजद में एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। बच्चे की हत्या भी हुई है। उस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। हत्या का कारण, मरने का कारण क्या है, पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, ये एक दिल दहला देने वाली घटना है और गैंग रेप और इस तरह की वारदात की खबरें बिहार से आना, यह भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस तरह का ट्रेंड वहां नजर आता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सारी, ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन बिहार में एक जो दलित घटनाओं में जिसमें भी दलित विक्टिम होती है, तो एक SOP है जिसका पालन होता है, जिसके कारण उतना ज्यादा राजनीतिक रंग नहीं ले पाता है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से ऐसे मामलों को डील करता रहा है। बक्सर की घटना में निश्चित रूप से पुलिस का कहना है कि सभी 7 लोगों की पहचान हो गई है, क्योंकि जो एक मुख्य आरोपी है वो गांव का ही व्यक्ति है। जिस पीड़िता जिस गांव की है वो अपने मायके में रहती थी और उसी गांव के 2 लोग हैं, उन्हीं के जो उनके एक की गिरफ्तारी हुई है, उसके आधार पर जो अन्य 6 लोग हैं उनके भी नाम का पता चल गया है। लेकिन सारी निश्चित रूप से ये घटना जो है, दिन में वो बैंक जा रही थी, उस समय उनको बहलाकर फुसलाकर वो ले गए और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म उनके बेटे के सामने किया। बेटे ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसका गला दबाकर हत्या कर दिया गया और फिर दोनों को एक नहर में फेंक दिया गया, ये समझकर कि दोनों की मौत हो गई है और दोनों को मरा हुआ समझकर ये लोग फरार हो गए थे। लेकिन महिला के जो पिता हैं वो सुबह में थाने में गए, कुछ गांव वाले थे, उन्होंने महिला को पहले नहर से निकाला और बाद में जब पुलिस के सामने बयान हुआ, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि बक्सर पुलिस ने थोड़ी त्वरित कार्रवाई की, बयान लिया और साथ ही साथ जिसको पीड़ित ने नामजद किया था उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके कारण इस पूरे मामले का फिलहाल उद्भेदन कर लिया गया है। सारी लेकिन मनीष, अगर देखें जैसा आप बता रहे थे कि बिहार में इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, इस घटना की अगर हम बात करें तो बच्चे तक को मार डाला और उसके बाद महिला को भी मारने की कोशिश की। निश्चित रूप से सारी इससे ज्यादा जघन्य कोई घटना नहीं हो सकती। देखिए, एक होता है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जब तक आप दोषियों को सजा नहीं दिलाएंगे तब तक में ऐसी घटनाएं नहीं रुक पाती हैं। लेकिन होता यह है कि शुरू के 48 घंटों में ऐसी घटनाओं पर हम लोग मीडिया में भी जो लोग हैं उनका इसमें ध्यान रहता है। बाद में पुलिस और प्रशासन के लोग भी इस ऐसे मामलों में चार्जशीट दायर करना हो या ट्रायल कराना हो, जी मनीष, ज्यादा तत्परता नहीं दिखाते। सारी शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो महिला की जान तो बच गई, लेकिन बेटे को नहर में डुबाकर मार डाला। 7 लोगों ने महिला के साथ बलात्कार भी किया। तो बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के गया में पहली रैली की। इस रैली में जेपी नड्डा ने जात पात छोड़ विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट देने की अपील की। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए रैली में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जमकर धज्जियां उड़ी। तो जैसा मैं बता रहा था कि जब इस तरह के हालात हों और उसमें सरकार की तरफ से चुनाव की घोषणा, चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसके बाद रैलियां हो रही हैं, तो रविशंजन शुक्ला की एक पूरी रिपोर्ट है इस पर, आइए वो देखते हैं। मुझे अपना युवा काल याद आ गया, जब देश में, दुनिया में लोग करियरिज्म की ओर बढ़ रहे थे। गया के गांधी मैदान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना संक्रमण के बीच पहली रैली की। जो प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला प्रदेश है, जो महापुरुषों का प्रदेश है। मंच पर हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी और उनकी समधन ज्योति मांझी भी उम्मीदवार के तौर पर बैठे दिखे। करीब 3000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर लोगों से वोट डालने की अपील की। चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता, जात बिरादरी का नहीं होता, दोस्ती अपना पराये का नहीं होता। चुनाव समाज के, इलाके के विकास से जुड़ा हुआ हो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोरोना काल के बीच में हो रही इस पहली रैली में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर
मास्क पहनने तक की तमाम गाइडलाइंस के होर्डिंग्स दिखे। लेकिन 3000 से ज्यादा लोगों की इस भीड़ में सामाजिक दूरी का पालन ना के बराबर हो रहा था। पंडाल के अंदर रैली में नारेबाजी करने वाले कार्यकर्ता से लेकर बाहर बिना मास्क के नेता दूसरों को मास्क बांटते हुए दिख रहे थे। ये लोकतंत्र के महाभारत के सामने कोरोना का जो प्रकोप था वह कम हो गया। नेताओं के मास्क न लगाने के बहाने भी अनोखे हैं। यहाँ के लोग मेहनती हैं और यहाँ की मिट्टी में काफ़ी ताकत है। कोरोना का कोई असर बिहार वासी को नहीं होने वाला है। कोरोना काल में नेताओं को हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करने की इजाजत है, लेकिन दुर्गा पूजा में 5 लोगों तक के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी है। 18 दिन के बाद दुर्गा पूजा भी है, उसके लिए बिहार सरकार ने ये बोला है कि पूजा नहीं करना है। अभी बोलिए कि इतना भीड़ में प्रोग्राम हो सकता है, माता रानी का पूजा नहीं हो सकता है। अभी थाना से नोटिस आया है कि पूजा नहीं करना है। 4 फीट की मूर्ति बैठाने के लिए नोटिस आया कि पूजा नहीं करना है। अब बताइए 5 आदमी मिलकर पूजा करता है, उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? गया विधानसभा से खुद बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार और कृषि मंत्री प्रेम कुमार और हम पार्टी के नेता जीतन मांझी का सियासी भविष्य दांव पर लगा है। कोरोना को कोई मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है, लेकिन सियासी हार जीत का डर इस वक्त नेताओं को ज्यादा है। कोरोना का डर हमें जमीन पर ना आम लोगों के बीच में दिख रहा है और ना ही सियासी नेताओं के बीच में। गया से विप्लेंदु के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।